नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में जो लोग शामिल रहे हैं उसमें शमिका रवि, अपूर्व कुमार मिश्रा और अब्राहम जोश शामिल हैं। उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देशों की, उनको लेकर के इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग है। मोटे तौर पर अगर इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करें तो रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत, म्यांमार और नेपाल, ये तीन देश जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है। माइनॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर जो माइनॉरिटी बड़ा है, जो दो माइनॉरिटी हैं, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियंस। म्यांमार में माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, वहाँ पर मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हैं। नेपाल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। भारत में मेजॉरिटी हिंदू हैं, माइनॉरिटी मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी जो इंडिक रिलीजन्स हैं, जैन, बौद्ध, सिख। और ये इनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। ये जो डाटा है, ये सर्वे है, ये 1950 से 2015 तक के बीच का है। अब इसमें अगर बात करें हम भारत की, तो 1950 से 2015 के बीच में जो भारत की जनसंख्या हिंदुओं की थी वो 84% से ज़्यादा थी, जो घट करके 78% हो गई है। अगर मुसलमानों की बात करें तो लगभग 10% थी, जो अब लगभग 15% के आसपास हो गई है। और ये जो बदलाव है, अगर भारत के उसमें बात करें तो ये भारत में ये जो बदलाव है लगभग 7.8% या 8% का बदलाव हुआ है हिंदुओं की जनसंख्या में। मुसलमान वो घटा है, लगभग 7.8% के रेट से घटा है हिंदुओं की पॉपुलेशन। और जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का रेट है वो 43.15% है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में ये जनसंख्या का जो घटने का दर है, मतलब बुद्धिस्ट या बौद्ध जो हैं, उनके घटने का दर 10% है, ये लगभग इसी पीरियड में। और नेपाल में ये लगभग 3.6 के दर से घटा है। अगर इन सब को देखें, भारत में अगर हम फिर आकर के देखें तो ये जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बढ़ने का दर 5.38% है, सिख 6.58% जो है, जैन घटे हैं और पारसी भारत में घटे हैं। ये एक स्थिति है। अगर दूसरी तरफ आप बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, तो बांग्लादेश जहाँ पर अगर 50 की बात करें तो 50 में विभाजन के समय जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय हुआ करता था, लगभग 29% के आसपास हिंदू हुआ करते थे। वो लगभग 18-20% के आसपास 71 में बचे थे। और अभी उनकी स्थिति है कि 8% के आसपास बचे हुए हैं। 8% हिंदू बांग्लादेश में है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर उनके जनसंख्या घटने, मतलब वहाँ का जो माइनॉरिटी है उसके घटने की बात करें तो जो हिंदू वहाँ पर 9% के आसपास था 1951 में, वो आज घट करके 1.5% हो गया है।
लाहौर, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या 51% थी पार्टीशन के समय, वहाँ पर आप गिनती में हिंदुओं को गिन सकते हैं उंगलियों पर। अब आप बात करें अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में हिंदू और सिख दोनों आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, ये स्थिति हो गई है। और अगर कल्चरली देखें तो चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, ये एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा रहा है। बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और ये स्थिति है। नेपाल, जो किसी ज़माने में जहाँ 84% के आसपास हिंदू हुआ करते थे, वहाँ पर अब लगभग 81% के आसपास हिंदू बचे हुए हैं। उनमें भी 3.6% की गिरावट आई है। अब इसके बहुत सारे भारत में मायने निकाले जा रहे हैं, चुनावी मायने, पॉलिटिकल मायने, बहुत कुछ सब ने अपने अपने हिसाब से इसकी बात की। लेकिन जो सामान्य बात कही जाती है कि जनसंख्या बढ़ने या घटने के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो कहा यह जाता है कि फर्टिलिटी रेट बहुत नीचे हो गया है और अब हम इस तरह की स्थिति में हैं कि बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसका रिप्लेसमेंट लगभग बराबर हो जाएगा, तो हमारी जनसंख्या अब नहीं बढ़ेगी और हम स्टैग्नेशन वाली स्थिति में बहुत जल्द आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बर्थ रेट की भी बात करें तो जो हिंदू बर्थ रेट है अभी वो 1.9% है और मुसलमानों में अभी भी वो 2.4% है और ये जो एवरेज है ये एवरेज 2.1% है। लेकिन ये जो बातें कही जा रही हैं कि बर्थ रेट है और बर्थ रेट कम हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद और भी बहुत सारे फैक्टर्स गिनाए जाते हैं। जैसे ये बोला जाता है कि जो बर्थ कंट्रोल नहीं हो रहा है उसके पीछे अशिक्षा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास संसाधनों की कमी है। मैं उस पर आता हूँ, एक दो उसके बाद विषय और हैं जिन पर चर्चा करूँगा। हम अगर ये बात करें कि लोगों के पास संसाधन नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होती है और कोई व्यक्ति या जोड़ा शादीशुदा है तो वो इस दौरान या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जब उसके पास कोई काम नहीं होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशन में इन्वॉल्व होता है और इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह से वो इस्तेमाल करता है और ये कारण होता है बच्चा पैदा ज़्यादा होने का, पॉपुलेशन ग्रोथ होने का। अब मैं बिना नाम लिए दो उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। दक्षिण भारत के एक एमपी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया तर्क करते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। उनके 5 बच्चे हैं, 5 या 6 बच्चे हैं। अब क्या वो अनपढ़ हैं या वो ये तर्क फिट बैठता है कि पढ़ा लिखा होना इसके पीछे जिम्मेदार है? एक और उदाहरण देता हूँ। मैं ऐसे ही गूगल सर्च में मैंने वो किया तो एक डॉक्टर IAS ऑफिसर हैं, मैं नाम वो नहीं स्पेसिफाई करूँगा, नहीं तो वो अब वो डॉक्टर हैं, IAS ऑफिसर हैं, उसके बाद भी उनको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। और वो आप इशारा समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। जिस MP साहब की बात कर रहा हूँ जिनके 5 से ज़्यादा बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, या इन महिला की बात कर रहा हूँ, वो हिंदू नहीं है।
तो ये मसला है कि क्या पढ़ा लिखा होना उसका कारण है, या पढ़ा लिखा ना होने के कारण एक आप मानसिकता के तहत जीते हैं जहाँ पर बच्चे पैदा करना आपकी मजहबी जिम्मेदारी हो जाती है। एक बात। अब दूसरा, गरीबी पर बात करते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास संसाधन कम होते हैं, या वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग हैंड होगा। तो ये मामला हिंदुओं के बीच क्यों नहीं होता है? हिंदुओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जो डेली वेजेस भी होते हैं उनको भी उठा कर देखिए। मेरे घर में एक लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति आता है, ना पढ़ा लिखा है, मैनुअल लेबर है, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं। और मैंने जानने की भी कोशिश की, ज़्यादातर उसके परिवार में सबके पास के ही 2 बच्चे हैं। वो खुद 4 भाई और 2 बहन था। हिंदुओं में जो 1.9% बर्थ रेट की बात हो रही है, ये इसलिए होने लगा है कि अब ज़्यादातर जो जोड़े हैं वो 1 बच्चा प्रेफर करने लगे हैं, अब वो 2 पर भी नहीं जा रहे हैं। ये एक है। तो ये जो एवरेज घटा है, एवरेज 2.1 आया है, ये हिंदू फर्टिलिटी रेट कम होने के पीछे आया है। अब ये हो क्यों रहा है? इसमें किसी कम्युनिटी को दोष दे करके या किसी उसको नहीं, ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि ये जो वोट बैंक है, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है, और मुसलमान अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो ये बोलेगा कि आप हमारी ये बात नहीं मानोगे तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, और पॉलिटिशियंस उनको अपीज करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके साथ ऐसा करेंगे, हम शरिया कानून की बात करेंगे, हम यूसीसी नहीं लागू होने देंगे, हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बातें कही जाती हैं। अब इसमें एक और मैं उदाहरण देता हूँ। जमीयत उलेमा हिंद के सदर हैं अरशद मदनी साहब, उनका एक बहुत विवादास्पद बयान आया था जब उन्होंने ये बोला था कि 45 साल में औरत बूढ़ी हो जाती है और मर्द 80 साल तक जवान रहता है, इसलिए उसको 3-4 शादी करनी चाहिए, जो पर्सनल लॉ अलाउ करता है। तो आप 3-4 शादी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर शादी का उद्देश्य, अगर आप इस दृष्टि से देख रहे हैं कि 40 साल में बूढ़ी हो जाती है और मर्द 80 साल तक जवान रहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि तब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक कपल के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो उसको एक सैंक्टिटी मिलती है। अब बात मैंने अनपढ़ मतलब कम पढ़े लिखे होने की या पढ़े लिखे होने से इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अपीज़मेंट पर बात करते हैं। जब अपीज़मेंट की बात होती है तो इसी तरह से होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहिएगा तो आप अपनी बात मनवा पाइएगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। तो आज आपकी जो बात नहीं मानी जा रही है, जब कल आप मेजॉरिटी में होइएगा तो आप अपनी बात मनवा पाइएगा। तो ये 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं है, ये 100 साल, 200 साल, 400 साल का एजेंडा होता है। अब जो बात कही गई कि एक तो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट के लिए आप कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। और जैसे ये बात हुई कि 40 साल के बाद, 45 साल के बाद औरत बूढ़ी हो जाती है, एक और भ्रम फैलाया जाता है विशेष रूप से मुस्लिम समाज में कि अगर आप अगर पोलियो ड्रॉप लीजिएगा तो आप इम्पोर्टेंट हो जाइएगा, आप अगर कोरोना वायरस वैक्सीन लगाइएगा तो आप इम्पोर्टेंट हो जाइएगा।
ये जो भ्रम है, इस भ्रम के पीछे सिर्फ यही है कि पॉपुलेशन को लेकर के एक दूसरे तरह का माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और जब इस तरह की बात होती है तो उसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी मसला आता है उसमें फिर यूसीसी की बात हो जाएगी, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल कानून के खिलाफ की बात हो जाएगी, उसमें इस तरह के मसले आएंगे, उसमें एनआरसी की बात हो जाएगी। अब दूसरा कारण क्या है? एक तो फर्टिलिटी रेट बड़ा है, उसमें फर्टिलिटी रेट मुसलमानों में ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते हैं। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा मसला है, और इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से, म्यांमार से जो भारत में होता है उसको भारत में ही फैसिलिटेट किया जाता है। और अगर 2014 से पहले जब श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने राज्यसभा में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि इस देश में लगभग 1.6 करोड़ बांग्लादेशी और म्यांमारी घुसपैठिए हैं। वही बात 2016 में किरण रिजिजू ने कही कि वो संख्या अब बढ़ के लगभग 2 करोड़ हो गई है। ये ऑफिशियल फिगर है, ये ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अगर इसको अनऑफिशियली जा करके देखें तो ये लगभग 4 से 5 करोड़ बैठता है। इतनी जनसंख्या किसी यूरोप के बहुत सारे देशों की नहीं है जितने भारत में घुसपैठिए हैं, और 5 करोड़ निश्चित तौर पर आपके देश की जनसंख्या का जो वो है, जो जनसंख्या का अनुपात है वो बदलेगा। और अगर ये घुसपैठिए हैं और ये घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये सभी भारतीयों को, हिंदू मुसलमान सबको इनके खिलाफ बोलना चाहिए, इसलिए कि इसका दोषारोपण, इनको सह देने की बात अगर पॉलिटिकली किया जाए तो भारत के हिंदू मुसलमानों पर ही किया जाता है कि ये लोग शरण देते हैं, सह देते हैं। हालांकि इनका जो फेक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, उसमें बहुत सारे हिंदू भी शामिल होते हैं जो पैसा लेकर के इनका फेक डाटा बनवा कर तैयार करते हैं। तो ये अगर इन सब चीज़ों की बात की जाए तो ये एक बड़ी समस्या है। इसमें कहीं से भी शिक्षा, गरीबी और या पैसे की कमी या अज्ञानता नहीं आती है। ये सीधे तौर पर एक ऐसी मानसिकता है जिसको रिलीजियस सैंक्टिटी मिलती है, है वो है कि जनसंख्या बढ़ाना, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये एक विचार है इस तरह का। अब ये लगातार बढ़ रहा है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि पढ़े लिखे लोग भी 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो नई जनरेशन के। पुरानी जनरेशन में ऐसा नहीं है, पुरानी जनरेशन में होता तो सबको समझ में आता, हिंदू मुसलमान सब में होता था। लेकिन ये नई जनरेशन की, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुझसे भी उम्र में छोटे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो मसला है कुल मिला करके, अब इसको आप चुनावी दृष्टि से देखें या चाहे जिस दृष्टि से देखें, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इस पर सबको बात करना पड़ेगा, इसलिए कि ये संसाधनों को लेकर के भी संकट पैदा करने वाला है, चाहे जिस तरह के संसाधन हों। और इसको लेकर के अश्विनी उपाध्याय बहुत बार PIL भी दाखिल कर रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। तो हमको इसको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल और ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक तौर पर, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन के तौर पर, ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। और ये कोई कहे कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो कम बच्चे पैदा करता है, वो ऐसा मुसलमानों में होता दिखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने 2 उदाहरण दे के कोशिश की और ये अनगिनत उदाहरण है। जबकि हिंदू समाज में अनपढ़ लोग भी या जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो भी 2 बच्चों तक सीमित है। अब तो हिंदुओं में 1 बच्चों की परंपरा सी हो गई है, वो 1 से ज़्यादा बच्चों के लिए
बहुत सारा परिवार है जो नहीं कर रहा है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।